गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कुषाण वंश। इतिहास के अंदर कुषाण वंश अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क प्रथम था। तो ये कौन थे, कहाँ से आए और कौन सी जाति के थे, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। बात करते हैं कुषाण जाति का परिचय क्या था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूची जाति के शाखा के थे और उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू नामक प्रांत के अंदर रहते थे। उन्होंने यूची के शक्तिशाली कबीले को पराजित कर पश्चिमी चीनी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद यह जाति अनेक खानाबदोश जातियों के से संघर्ष करती हुई बैक्ट्रिया और अक्सस नदी की घाटी में बस गई, किंतु इसमें नवीन आवास में यह अधिक समय तक नहीं ठहर सकी क्योंकि यूसुन जाति ने उसको वहाँ से खदेड़ दिया। विवश होकर यूची लोग अक्सस नदी पार कर ताहरिया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए, जहाँ के अधिकांश निवासी व्यापारी थे और उनमें न तो दृढ़ राजनीतिक संगठन था और न उनकी प्रवृत्ति युद्ध करने की ही थी। अतः उन्होंने यूची लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर रहते हुए यूची लोगों ने अपनी शक्ति संगठित की तथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग कर स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इस समय यूची जाति 5 भागों में विभक्त हो गई और प्रत्येक के ऊपर एक ही हु शाह या शाही शासन करता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुएई सुआंग का राज्य कुषाण नामक शाही या सरदार को मिला। कुषाण के अधीनता में हो जाने पर समस्त यूची जाति को कुषाण कहा जाने लगा। इस प्रकार कुषाण यूची जाति की ही एक शाखा थी जिसे कुषाण ने विशाल राज्य का निर्माण किया था। उसका नाम था कुजुल कितफिस। कुजुल कतफिस, ये लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कुजुल कतफिस के नेतृत्व में कुषाण जाति में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। कतफिस एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। अपनी शक्ति संगठित करने के बाद उसने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ दी और उसने हिंदुकुश को पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, कतफिस ने उसे उखाड़ फेंका। उसने दक्षिण अफगानिस्तान को भी जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह अक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। उसने महाराज, महंत तथा महाराजा धीराज की उपाधियाँ धारण की थी। अब हम बात करते हैं विम कतफिस। कुजुल कतफिस का उत्तराधिकारी विम कतफिस अथवा कतफिस द्वितीय हुआ। कतफिस द्वितीय ने अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया। भारत में उसने संपूर्ण पंजाब और संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र को जीत लिया था। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से मिलती थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियाँ मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी अनेक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो उसने रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनवाई थी। इस वंश का तीसरा महान शासक कनिष्क हुआ, जिसको प्राचीन भारत के महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। अब हम आज बात करेंगे कनिष्क प्रथम की। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रभावशाली सम्राट था। कतफिस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके विभिन्न क्षत्रपों में जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें कनिष्क विजयी रहा था। बात करते हैं कनिष्क की तिथि क्या थी। कनिष्क की तिथि निर्धारण की समस्या प्राचीन भारतीय इतिहास की जटिल समस्याओं में से एक है।
कनिष्क की तिथि के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर फ्लिट का मत है कि कनिष्क ने दोनों कदफिसों कुजुल कदफिस और विम कदफिस के पहले शासन किया था और उसने जिस नए संवत का प्रारंभ किया था वह कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन कनिंगम, हडसन तथा प्रांक ने इस मत का समर्थन भी किया है। मार्शल तथा स्मिथ के अनुसार कनिष्क का शासन लगभग 125 ईसा पूर्व अथवा 144 ईस्वा के सन के प्रारंभ में हुआ और ईस्वा की द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में समाप्त हुआ, किंतु डॉक्टर रायचौधरी ने इस मत का खंडन किया है। फर्ग्यूसन, टॉमस बनर्जी, रैप्सन आदि अनेक विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक संवत पड़ा। अधिकांश आधुनिक विद्वान कनिष्क संवत का समीकरण शक संवत के काल के साथ साथ करते हैं। डॉक्टर DC सरकार का कथन है कि यदि कनिष्क संवत का समीकरण काल के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो कनिष्क ने 78 ईस्वी सन से लेकर 101 से 102 ईस्वी तक शासन किया। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी में ही हुआ था। अब हम बात करते हैं कनिष्क की दिग्विजय के बारे में। सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने दिग्विजय की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने कश्मीर की घाटी को अधिकृत किया। इसकी पुष्टि कलन के विवरण से भी होती है। उसका कथन है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नए नगरों की स्थापना की गई थी। इसके बाद कनिष्क ने पश्चिम में पार्थिव नरेश को पराजित किया। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया। पाटलिपुत्र के शासक को कनिष्क के साथ संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के फलस्वरूप कनिष्क को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वघोष से भेंट करने का अवसर मिला। अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ अपनी राजधानी ले गया और वहाँ उसका राजकीय सम्मान किया गया। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया। इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलता ही हाथ लगी, किंतु बाद में उसने चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया। इस युद्ध का विवरण हमें बौद्ध अनुश्रुतियों में भी मिलता है। इस विवरण के अनुसार चीन देश का प्रसिद्ध सेनानायक पाउ चाउ बड़ा वीर और सफल विजेता था। ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में उसने काशनगर, यारकंद और खोतान पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कनिष्क जैसा महत्वाकांक्षी शासक पाउ चाउ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने वाला नहीं था। जब पाउ चाउ के कैस्पियन सागर के तट पर रोमन साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था, कनिष्क ने चीनी सम्राट की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की और अपना एक दूत भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पाउ चाउ को कनिष्क का प्रस्ताव अत्यधिक अपमानजनक लगा और उसने युद्ध की तैयारी कर ली। उधर कनिष्क ने अपने सेनानायक की अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना पाउ चाउ के विरुद्ध भेज दी। पाउ चाउ ने इस सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और कनिष्क को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। उसने चीनी सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। पाउ चाउ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने अपने पराजय का बदला लेने का निश्चय किया और एक शक्तिशाली सेना के साथ उसने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसे सफलता मिली। चीन के सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक ऋण से मुक्त होना पड़ा। इतना ही नहीं, उसने काशगर, यारकंद और खोतान के चीनी प्रदेशों को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकंद और खोतान निश्चित रूप से सम्मिलित थे। भारत में इसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, राजस्थान, काठियावाड़, मालवा आदि सम्मिलित थे। संक्षेप में उसका साम्राज्य पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासन तक और उत्तर में खोतान से लेकर दक्षिण में कोंकण तक विस्तृत था और उसकी राजधानी पेशावर, जो कि पुरुषपुर कहलाती थी। अब हम बात करते हैं कनिष्क का धर्म। डॉक्टर रायचौधरी का कथन है कि कनिष्क की कीर्ति उसके विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के
धर्म को राज्यश्रय प्रदान करने पर अवलंबित है। उसकी मुद्राओं तथा पेशावर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने संभवतः अपने शासनकाल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से संबोधित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क भी पहले अशोक की भांति रक्त पिपासु और क्रूर था, किंतु बाद में वह उसे अपने निकृष्ट कार्यों पर शोभ हुआ और उसने प्रायश्चित के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस संबंध में कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से भी प्रभावित हुआ था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक बौद्ध संघाराम का निर्माण कराया था। यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी। चीनी यात्री फाहियान और एनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। यद्यपि कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किंतु उसने धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। उसके विस्तृत साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे। उन सभी के प्रति कनिष्क ने धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता का परिचय दिया और सबके साथ समान व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धार्मिक निष्पक्षता का परिचय प्राप्त होता है। कनिष्क के चलाए हुए सिक्के 2 प्रकार के थे। एक प्रकार के सिक्कों की लिपि यूनानी है और दूसरे प्रकार के सिक्कों की लिपि ईरानी है। इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के नाम हैं हेराक्लिस, सेरापिज, सूर्य, चंद्र, शिव, अग्नि आदि। उसकी राजसभा को सभी धर्मों का अनुयायी गुणवान व्यक्ति अलंकृत करते थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगति की। प्रचलित धार्मिक गुत्थियों को सुलझाने तथा विवादास्पद विषयों का हल निकालने हेतु कनिष्क के समय में बौद्ध संगति का आयोजन करना अनिवार्य हो गया था। बौद्ध ग्रंथों से भी कनिष्क के राजत्व काल में बौद्ध संगति के आयोजन की पुष्टि होती है। उनके अनुसार भी इस संगति का उद्देश्य विवादास्पद सिद्धांतों का हल निकालना था। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुक पार्श्व की मंत्रणा से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन विहार में किया था। वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा अश्वघोष ने उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा में धर्म की गूढ़ और जटिल स्थलों के परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण रूपेण विवेचना की गई। इस सभा में हुए वाद विवादों के आधार पर एक भाष्य संकलित किया गया। ये भाष्य विभाषा शास्त्र कहलाए। त्रिपिटक पर एक प्रामाणिक भाष्य की रचना की गई, जिन्हें कनिष्क ने ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाया। उनको पत्थर के एक संदूक में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। महायान संप्रदाय की प्रधानता होने के कारण महायान राजधर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बन गया। प्रोफेसर A.N. घोष ने लिखा है कि इस संगीत ने मुख्य रूप से 2 कार्य किए। एक तो उसने यह किया कि नए विचारों और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचार सारणियों के विकास के प्रकाश में धर्म ग्रंथों को नए ढंग से लिपिबद्ध किया, नवीन लिपिकरण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और संगीति का दूसरा कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजधर्म का रूप देना था, जिसके प्रचार के लिए कनिष्क उसका संरक्षक बना। इस संगीति का अधिवेशन 6 मास तक चला था। अब बात करते हैं हम लोग कनिष्क के निधन की। कहा जाता है कि कनिष्क का निधन बहुत ही दुखद रूप में हुआ। उसके सरदार और सेनापति उसकी युद्ध नीति से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने के उसका वध कर दिया। कनिष्क ने कम से कम 23 वर्ष तक राज्य किया। तदनुसार उसकी मृत्यु 78 + 23 = 101 ईस्वी के लगभग हुई होगी। कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं महान प्रतापी शासक था। जहाँ
एक और उसकी सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती है, तो दूसरी तरफ उसकी बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं हमें महान अशोक की याद दिलाती है। उसने अपने बाहुबल से भारत के एक विशाल भूभाग पर अपनी विजय पताका फहराई थी। उसने अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में जो राज्य प्राप्त किया उसकी उसने न केवल रक्षा ही की बल्कि उसकी सीमा का बहुत विस्तार भी किया। यद्यपि चीनी सेनानायक पान चाओ के साथ युद्ध करने जाती हुई उसकी सेना का प्रवृत्ति मार्ग की कठिनाइयों के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, तथापि उसने कुछ समय बाद अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर अपनी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट किया। उसने भारत के बाहर भी यारकंद, काशगर और खोतान प्रांत हस्तगत किए तथा पार्थियन राजाओं को नतमस्तक किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी उसके राज्य विस्तार की नीति में शिथिलता नहीं आई। वह न केवल एक सफल सेनानायक और कुशल विजेता ही था बल्कि एक उच्च कोटि का शासक प्रबंधक भी था। मौर्यों के पतन के बाद कनिष्क ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। कनिष्क स्थानीय परिस्थितियों के और स्थानीय आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखता था, इसलिए उसके शासनकाल में जनता सर्वत्र सुखी और समृद्ध थी। उसकी राजधानी पेशावर की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण सुदूर देशों से निष्कंटक व्यापार होता था। बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक की भांति कनिष्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महायान को उसने राजधर्म घोषित करके उसे राजश्रय प्रदान किया। उसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई जिसने महायान संप्रदाय को बौद्ध धर्म स्वीकृत रूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करके भी उसने अशोक की भांति अपने समस्त प्रजा के साथ सहिष्णुता प्रदर्शित की। कनिष्क साहित्य का संरक्षक भी था। अश्वघोष कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। तथागत के जीवन पर, तथागत यानी कि महात्मा बुद्ध पर लिखा हुआ उसका महाकाव्य बुद्ध चरित संस्कृत काव्य की उज्ज्वल एवं दैदीप्यमान मणि है। अश्वघोष की दूसरी कवित्व कृति सौंदर्यानंद है। अश्वघोष एक नाटककार भी था। अनुश्रुति के अनुसार उसने 3 नाटकों का प्रणयन किया था। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने दर्शन के ग्रंथों की रचना की। मध्यमारिका और सुहललेखा उसके 2 विख्यात ग्रंथ हैं। वसुमित्र ने भी इस युग का प्रसिद्ध दार्शनिक था। चरक को कनिष्क का राजवैद्य बताया जाता है, जिसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि आज से बहुत पहले इस ग्रंथ का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। चिकित्सा विज्ञान में चरक के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अशोक की भांति कनिष्क भी कलानुरागी तथा भवन निर्माता था। उसने भी अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया तथा नवीन नगरों की स्थापना की। कनिष्क के काल तक महायान धर्म में भक्ति का समावेश हो चुका था, जिसने कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता उत्पन्न हो गई और अब बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाने लगा था। हम बात करें अगर कनिष्क के बाद उसके उत्तराधिकारियों की, तो कनिष्क के बाद उसका पुत्र वाशिष्ठ उसका उत्तराधिकारी हुआ और उसके विषय में हमें ज़्यादा कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। वाशिष्ठ के बाद उसका पुत्र हुविष्क कुषाण सम्राट बना। उसके सिक्कों तथा अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि वह एक शक्तिशाली सम्राट था और उसने कनिष्क के साम्राज्य को पूर्ववत बनाए रखा। हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण वंश का साम्राज्य का स्वामी हुआ और इस वंश का शायद वह अंतिम सम्राट था, क्योंकि उसके समय से ही इस राजवंश का पतन आरंभ हो गया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। मुख्य कारण स्वयं कुषाण साम्राज्य का संगठन सुव्यवस्थित न होना था। वह केवल सैनिक शक्ति पर आधारित था। सैनिक शक्ति के क्षीण होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा कारण पश्चिम में उदयमान सासानी शक्ति के निरंतर आक्रमण और बाद में श्वेत हुनों के निरंतर आक्रमण थे। तीसरा कारण भारत की स्थानीय जातियों एवं गणराज्यों द्वारा अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था। सर्वप्रथम उसने के शक क्षत्रप स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। बाद में भारतीय गणराज्यों यौधेय, कुनिंद, अर्जुनायन आदि ने पूर्वी पंजाब तथा राजपूताने में अपने
अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। मथुरा एवं मध्य भारत में भी नागवंशी वारसियों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इन सारी वजह से कुषाण वंश का अंत हो गया।